सिक्योर नौकरी बैंक की छोड़कर कभी ऐसा डर लगा और फिर सडन क्रिएटर बन गए? मैं कभी भी अपने आप को एज अ जॉब सीकिंग व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा था। मुझे मालूम था आज नहीं तो कल मैं खुद का कुछ करूंगा। तो फिर मुझे अप्रोप्रिएट मौका लगा कि हाँ, मैंने कहा अब ये टाइम है, लोग धक्का मार के निकाल रहे हैं तो अपन निकल जाते। मुझे डायरेक्टर बनना था, अब कोई पैसा तो देने नहीं वाला था, तो मैंने कहा कम से कम मैं कहानियां लिख लेता हूँ, तो हो सकता है इसमें से किसी पे फिल्म बन जाएगा। तो आपका जो पहली जो बुक आई उसका नाम था नेवर अ लॉन्ग स्टोरी मेरी दूसरी बुक है। अच्छा, पहली थी नॉट अ लॉन्ग स्टोरी। ओके। हाँ, और अब जो अभी रिलीज हुई है मार्च में रिलीज हुई है नेवर अ लॉन्ग स्टोरी। तो इसमें किस तरह की स्टोरीज हैं? इसमें मर्डर मिस्ट्रीज हैं, इसमें थ्रिलर्स हैं और ड्रामा। आपने कभी बचपन में या ऐसे कोई क्राइसिस देखा है पानी से जूझता हुआ? भोपाल में जो अच्छी चीज रही कि नर्मदा की पाइपलाइन जब से लगी है तो कृपा है कि बेटर पोजीशन है। जो इंसान एक सिक्योर बैंक नौकरी छोड़कर स्टोरी लिखने लगे और स्टोरी कहने लगे, वो ये साबित करता है कि सबसे बड़ा निवेश हमेशा अपने सपनों में होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीर भारत पॉडकास्ट और आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनादि। और कभी कभी जिंदगी का सबसे साहसी फैसला वो होता है जब इंसान दुनिया की सुरक्षित राह छोड़कर अपने दिल की बात सुनता है। Today's conversation is not just about success. ये है करेज, क्रिएटिविटी और किस तरह से अपने पाथ को उन्होंने चुना। तो आज हमारे साथ में प्रभात पोद्दार जी हैं और एक ऐसे स्टोरी टेलर हैं जिन्होंने बैंकिंग की दुनिया से निकलकर शब्दों, कैमरों और कहानियों की, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर भी इनकी बहुत फॉलोइंग है और दुनिया में इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। भोपाल से आने वाले प्रभात जी आज लाखों लोगों के बीच एक यूनिक स्टोरी टेलिंग है। अपनी मुस्कान और हंसती मुस्कुराते फेस के साथ वो पता नहीं कौन सी बात इतनी आसानी से कह जाते हैं। इंस्टाग्राम पर लगभग 5 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं और उनकी कहानियाँ विचारों और क्रिएटिव कंटेंट से जुड़कर आती हैं। पहले बैंक क्रेडिट मैनेजर जो है ये रह चुके हैं और अब यहाँ पर मैं बताऊँ तो टीचिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और बहुत सारी चीज़ों से ये अपनी पहचान बनाए हैं। बहुत अच्छी बुक इन्होंने लिखी है और इनके बारे में बताना चाहूँगी। नॉट अ लॉन्ग स्टोरी ये इनकी सेकंड बुक है। पहली बुक का नाम है नेवर अ लॉन्ग स्टोरी। तो ये शॉर्ट स्टोरीज जो है इसका एक ग्रुप है, इसका एक संग्रह है जहाँ पर हर कहानी अपने अंत में एक नया ट्विस्ट जो है ये जोड़ती है। क्राइम, इमोशन, सस्पेंस और रियल लाइफ साइकोलॉजी सब कुछ उनकी राइटिंग में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही इजी, जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उस तरह से। इस खास पॉडकास्ट में आज हम जानेंगे एक सिक्योर बैंक की नौकरी छोड़ने का फैसला कितना ज़्यादा कठिन रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, हम सबको कहीं ना कहीं लगता है कि यार कॉर्पोरेट नौकरी अब नहीं करना, लेकिन करते जाते हैं। शॉर्ट फिल्म्स और स्टोरी टेलिंग की दुनिया में क्रिएटिविटी कैसे करते हैं या कैसे ला सकते हैं, कैमरे की पीछे की जो दुनिया है वो इंसान को क्या सिखाती है, और सोशल मीडिया प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है, फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं, लाइक्स और कमेंट्स, ये सारी बातें और सबसे खास अगर आप भी पैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच उलझे हुए हैं तो ये पॉडकास्ट आपको अपने सपनों पर दोबारा विश्वास करना सिखाएगा और यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो वीर भारत पॉडकास्ट में प्रभात पोद्दार जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और इंस्टाग्राम पे आपकी बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो देखती रहती हूँ, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के लिए बहुत काम आती है। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि आज हर कोई सिक्योर लाइफ देखना चाहता है, जीना चाहता है कि महीने के हमें इतना सैलरी आ जाए, बस वो जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो जाती है। पर वही है, कॉर्पोरेट में है तो और ये भी सोचते हैं कि भाई नौकरी तभी छोड़ेंगे जब दूसरे हाथ में लड्डू आ जाएगा। पर आपने ऐसा कोई लड्डू का विचार नहीं किया और तुरंत नौकरी, सिक्योर नौकरी बैंक की छोड़कर कभी ऐसा डर लगा और फिर सडन क्रिएटर बन गए? एक्चुअली स्टेट बैंक में था मैं, तो 7.5 साल करीबन मैंने 7.25 साल स्टेट बैंक ग्रुप में नौकरी की और इनिशियली तो मज़ा आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आज लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो स्टेट बैंक ने सिखाया है,
बट फिर बॉसेस थोड़े से गड़बड़ आ गए वहाँ पे, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि तबीयत पे गलत असर होने लगेगा। और कहीं ना कहीं एक जो उन लोगों ने मेरा कॉन्फिडेंस डाउन किया था, वो बड़ा एक नेगेटिव असर मुझ पे कर रहा था। और मैं कभी भी अपने आप को एज अ जॉब सीकिंग व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा था। मुझे मालूम था आज नहीं तो कल मैं खुद का कुछ करूंगा। तो फिर मुझे अप्रोप्रिएट मौका लगा कि हाँ, मैंने कहा अब ये टाइम है, लोग धक्का मार के निकाल रहे हैं तो अपन निकल जाते हैं। तो आई लेफ्ट इट इन 2014 में। ओके जी। तो मतलब ऐसा डर नहीं लगा, वो मतलब डर छोड़ना तो था, मैम छोड़ देखिए, दिया? सरकारी नौकरी थी तो मतलब इट वाज नॉट अ इजी डिसीजन। ऐसा तो नहीं कह सकते कि आसान था, बट क्योंकि मैं इकलौता बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का, तो उन्होंने कहा, मुझे ये मालूम था घर से तो नहीं भगा देंगे तो थोड़ा आसान हो गया था मेरे लिए। और उसके बाद मैंने मतलब उसके बाद बहुत टफ रहा, क्योंकि नौकरी छोड़ी वहां तक तो ठीक था, फिर मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग चालू की थी और उसमें मेरा पूरा पैसा डूब भी गया था। तो हाँ, आई काइंड ऑफ बिकेम अ बैंकरप्ट। तो वो टफ टाइम था, और बड़ा इसलिए दिक्कत थी कि एक सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद आपने पूरा पैसा डुबो दिया। तो हाँ, बट आई डोंट रिग्रेट स्टेट बैंक छोड़ना। आज भी मित्रों से बात होती है वहाँ पे है, बट आई एम हैप्पी। मुझे लगता है कि जो आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्रिएटिविटी मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट थी। फिल्म डायरेक्टर बनना मेरा हमेशा से एक पैशन रहा था, तो मतलब छोड़ना तो ज़रूरी था मेरे लिए, तो कम से कम था। बिल्कुल। तो वो लिखने की बात मैं कहना चाहूंगी कि आप जब बैंक में थे तब भी आप लिखने का काम कभी नहीं छोड़ा आपने? मैंने शुरू ही बैंक में किया था एक्चुअली। ओके। हाँ, मतलब हुआ ये कि मुझे डायरेक्टर बनना था, अब कोई पैसा तो देने नहीं वाला था, तो मैंने कहा कम से कम मैं कहानियां लिख लेता हूँ, तो हो सकता है इसमें से किसी पे फिल्म बन जाए कल। और प्रेशर क्योंकि ज़्यादा रहता था, तो धीरे से, जैसे कंप्यूटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा है, धीरे से अपनी कहानी लिखता रहता था। तो 10 मिनट लिख दी तो क्या थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाता था। तो जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं नॉर्मली मैंने, तो लिखना मैंने बैंकिंग में ही शुरू किया था, और वो इट काइंड ऑफ वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैकेनिज्म था मेरे लिए। तो आपका जो पहली जो बुक आई उसका नाम था नेवर अ लॉन्ग स्टोरी मेरी दूसरी बुक है। अच्छा। पहली थी नॉट अ लॉन्ग स्टोरी। ओके। हाँ, और अब जो अभी रिलीज हुई है, मार्च में रिलीज हुई है, नेवर अ लॉन्ग स्टोरी। तो मतलब एंड वर्ड से थोड़ा ज्यादा प्यार है, नेवर नॉट। नहीं, वो ऐसा क्यों? उसका हुआ क्या कि नॉट अ लॉन्ग स्टोरी का मतलब ये था कि लंबी कहानी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है ना। अब उसके बाद जब दूसरी बुक लिख रहा था, तो पहले सोचा नॉट अ लॉन्ग स्टोरी वॉल्यूम 2 लिखूं। तो लोगों को कंफ्यूजन होगा कि अच्छा, पहले भी कोई बुक आई थी, वो पढ़ के ही ये पढ़ सकते हैं क्या। तो एक मतलब लोगों में कंफ्यूजन आता है, यार पहली तो पढ़ी नहीं है। तो उसमें फिर जो रिलेटेड थीम पे, फिर नेवर अ लॉन्ग स्टोरी ऐसा लगा कि उसी थीम पे जा रहा है। तो इसमें किस तरह की स्टोरीज हैं? इसमें मर्डर मिस्ट्रीज हैं, इसमें थ्रिलर्स हैं, और ड्रामा, रोम कॉम है, लेकिन नॉर्मल इजी लैंग्वेज है। ट्विस्ट है, एंड में आप शायद गैस नहीं कर पाएंगे कि एंडिंग क्या होगी, और इजी है, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मतलब नॉन रीडर्स जो हैं, इवन उन्होंने जितने लोग नॉन रीडर्स ने मेरी दोनों बुक्स पढ़ी हैं, और वो उन्होंने कंप्लीट करी हैं, तो वो मुझे लगता है मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हैबिचुअल रीडर्स ने पढ़ी है। लिखने की बात करें, राइटर की बात करें, तो कोई भी राइटर जो होता है वो अपनी पहली बुक में या कभी ना कभी वो अपनी स्टोरी भी लिखता है। तो ऐसी कोई स्टोरी भी आपकी है? मैंने पहली बुक में तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं लिखी, सारी फिक्शनल है। सेकंड में भी 12 में से 11 फिक्शनल है। लास्ट स्टोरी जो है वो मेरी पर्सनल है। मतलब वो मेरा मन था कि वो मैं तीसरी बुक में डालूंगा, फिर समाव मुझे लगा चलो अभी वी कैन गो अहेड विद इट, तो डाल दी उसको। तो इसके लिए तो मुझे भी बुक पढ़नी पड़ेगी कि आपकी स्टोरी कौन सी है वो उसके बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहता मैं। हाँ, तो वही तो बोल रही कि मुझे पढ़ना पड़ेगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि हम सबकी लाइफ में ना एक क्राइसिस हम देखते हैं, वो क्राइसिस है वाटर, पानी का, और ये गर्मी में बहुत होता है। मुझे याद है कि हम लोग जब सागर में थे तो वहाँ पर पानी के लिए बहुत मतलब मशक्कतें, और टैंकर उस जमाने में आते थे, क्योंकि नर्मदा मैया किनारे हम लोग रहने वाले, हमारी फैमिली जो है, तो नर्मदा नदी कभी खाली नहीं होती और हमेशा आशीर्वाद है उनका। सागर पहुंचे तो मैंने पहली बार देखा कि पानी खरीदा जा रहा है टैंकर से और पानी आ रहा है। ये हमारे लिए अपने आप में वो था। आपने कभी बचपन में या ऐसे कोई क्राइसिस देखा है पानी से जूझता हुआ, यार पानी कम खर्च करना है? वो मतलब भगवान की कृपा रही इस मामले में, तो कि क्राइसिस तो कृपा है कि नहीं देखा। अब जैसे कई बार नल नहीं आए 2-3 दिन घर में, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि पाइपलाइन फूट गई वगैरह, तो ऑब्वियसली बात है, फिर यू हैव टू थिंक कि भाई अपन कैसे मैनेज करेंगे। हमने भी कई बार टैंक्स मंगवाए हैं,
भोपाल में जो अच्छी चीज़ रही कि नर्मदा की पाइपलाइन जब से लगी है तो कृपा है कि बेटर पोजीशन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दुनिया में, देश में प्रॉब्लम नहीं हो रही। एक जैसे वाटर हार्वेस्टिंग की हम लोग चर्चा करते हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग जो नेचुरल टाइप से होती थी तो हमने इतना सीमेंटेशन कर लिया, हमने इतना कंक्रीट बिछा दिया हर जगह कि जो नेचुरली जो पानी एब्जॉर्ब होता था जमीन में वो कम हो गया। अच्छा, और उससे गर्मी भी बढ़ गई। भाई आप देखिए ना, अगर जमीन है आसपास और उसमें पानी है तो गर्मी उतनी शायद आपको नहीं लगेगी। आपके प्लांटेशंस, जैसे अब कई जगहों पर तो ये हुआ, भोपाल में ही हुआ था कि जो बड़े बड़े पेड़ थे आपके, उसके नियम होते हैं कि उसके आसपास आप कितनी देर दूर आप उसमें सीमेंटेशन करोगे, लेकिन इतने पास कई बार कर दिया कि जड़ों तक पानी नहीं पहुंचा तो कई हमारे पेड़ उसमें चले गए। तो अब खैर वो धीरे धीरे आदमी गलती करके भी सीखता है, बट हाँ थोड़ा सा तो अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सीमेंटेशन थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो जो नेचुरली हमारा जो साइकिल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा उसमें। ओके और इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल करूंगी, क्योंकि आप बहुत मतलब भोपाल का जाना माना नाम है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। भोपाल ही नहीं, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं और वो बोलते हैं कि अरे भोपाल में तो वो है ना प्रभात जी हैं, वो बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हैं, सुनाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वाटर से रिलेटेड कभी कोई स्टोरी आप कुछ कहना चाहते हैं, जो कि जिसको सुनकर जो आज का यूथ है जिसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, होते बहुत समझदार है पर उनका ये है कि ये बहुत अच्छी बात है। शायद हम जब यूथ थे या उनकी एज वाले थे तो हम सबकी बातें मानने वाले यूथ थे पर आज का युवा जो है वो अपने लिए खुलकर जीता है, उसको हाँ या ना चाहिए और फिर वो अपना थॉट से जीता है। ऐसे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आप जब भी खास तौर से कोई सोशल इशू पे बात करते हैं तो ट्रेडिशनली हमने बहुत इन योर फेस बात करी कि ये सही है, ये गलत है, कचरा मत फैलाओ। वो उसका असर मुझे नहीं लगता उतना होता है। ह्यूमर जब तक आप इंक्लूड नहीं करेंगे या क्रिएटिविटी इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे हमने भी कई फिल्में बनाई हैं, हम शॉर्ट फिल्म बनाते तो हमने एक बार स्वच्छता अभियान पे बनाई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बनाई है, 112 जो इमरजेंसी नंबर है, डेंटल हेल्थ पे, मतलब इन जो सोशल इश्यूज हैं। बट आप जितनों को देखेंगे एवरीथिंग इज कॉमेडी, उसमें हमने ह्यूमर इंक्लूड किया है क्योंकि हमें लगता है कि चीजों को बार बार बोलना ये मत करो उससे शायद उतना असर आता नहीं है। हमने जैसे प्लास्टिक के ऊपर बनाई, जो प्लास्टिक डिकम्पोजिशन होता है उस पर भाई आप बोल देते हैं यार प्लास्टिक का उपयोग ना करो, आदमी कहता है हाँ ठीक है, बट उसको आप जब तक क्रिएटिवली टच नहीं करेंगे या फिर उसको ये नहीं दिखाएंगे कि जिसको कहते हैं ना कि आपकी लाइफ से वो कैसे रिलेटेड है, तो वो बात वही रह जाती है कि बस बोलने वाली बातें थी। हमें काम था कि हमको 4 बार नारा लगाना, तो हमने लगा दिया। तो पानी पे भी आपने जैसे कहा, अभी तक मेरे दिमाग में नहीं था अभी, लेकिन बहुत अच्छा आपने मुझे टॉपिक दिया है कि वाटर पे क्यों ना कुछ किया जाए। तो सर्टेनली मुझे लगता है बहुत इसमें अच्छे तरीके से पानी के ऊपर कुछ तो बनाया जा सकता है। तो जब भी मैं कुछ बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें। बिल्कुल, और हम तो मतलब फॉलो कर रहे हैं तो पता ही चल जाएगा जी। पर पानी से रिलेटेड ही बात चल रही है तो एक बहुत कमाल का आयोजन जिसका नाम है सदा नीगा, 7 दिन का चल रहा है और इसमें बहुत बड़े बड़े वक्ता यहाँ पर आए हैं। इस तरह के आयोजन जो है बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, अलग अलग नाटक किए जा रहे हैं, पानी से रिलेटेड नाटक, और बड़े बड़े कलाकार पानी से रिलेटेड पेंटिंग बना रहे हैं। इस तरह के आयोजन जो है ये होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इन आयोजनों से आप कितना कुछ लोगों तक पहुंचते हैं इस आयोजन से? मैं मतलब मार्केटिंग का व्यक्ति हूँ एक्चुअली, मतलब बैकग्राउंड मेरा मार्केटिंग में, पढ़ाता भी मार्केटिंग। तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं सुना था कि एक अच्छा प्रोडक्ट अपने आप में काफी नहीं होता, उससे तो अच्छी मार्केटिंग भी जरूरी है। यानी अच्छा मैसेज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो वो उसका बहुत अगेन वही नारा लगाने वाली बात हो जाएगी कि हमें करना था, हमने कर लिया। तो अब क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि अब गवर्नमेंट को भी सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट दिखता है। आप देखेंगे भारत में जितने बड़े आयोजन होते हैं, इवन अंबानी जी की शादी हुई थी तो उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स गए थे, क्योंकि अब भोपाल में GIS हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट इज रेडी कि यार नहीं, हमें सोशल मीडिया दिख रहा है कि यूथ क्या हर एज ग्रुप का व्यक्ति उसको सुनता है, असर होता है उस पर। मतलब इट्स नथिंग कि मतलब बुरी ही चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, अच्छी बातें भी करी जा रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, मुझे वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट पेजेस है मेरा, तो उसमें जैसे वो बताते हैं कि कौन सा सुपर फूड कहाँ आया,
कहाँ पे किसी व्यक्ति ने कौन से नए कंजर्वेशन की टेक्निक्स लगाई, सस्टेनेबिलिटी पे क्या बात हो रही है। तो जब तक हम उस चीज को बड़ा नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, और एक्सेसिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम इस प्रकार की चीजें बातें करते हैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे करते हैं। तो आम आदमी को लगता है यार ये मेरे लिए बात नहीं हो रही। आम व्यक्ति को जब तक हम आम स्तर पे आके नहीं समझाएंगे कि भाई ये देखो ऐसा है, ये ऐसा है, और उसको हमेशा में डराना नहीं है, अरे दुनिया ये हो जाएगी, दुनिया वो हो जाएगी, वो वैसे ही डरा हुआ है बहुत। भारत वैसे ही बीपी और शुगर का बहुत बड़ा हाँ, तो अब हमें उसको और बढ़ाना नहीं है, हमको प्रेम से समझाना है, हमको क्रिएटिवली। अब देखिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, कितना बढ़िया अभियान रहा, उसको इतना चलाया गया कि भाई इंदौर अब आप देखते हैं कि कंटिन्यूअसली बहुत स्वच्छ शहर, हमारे भोपाल की एक अच्छी उसमें लेगेसी है। अब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा शायद रुक गया, तो लोग वापस, तो कंटिन्यूएशन भी बहुत जरूरी है। जो भी मैसेज हम चर्चा करते हैं वो कंटिन्यूएशन ऑफ मैसेज रहे और थोड़ा सा इजी तरीके से हम लोगों को समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया की बात चली है तो ये मेरे कुछ लास्ट 2 सवाल हैं कि सोशल मीडिया जो है इसमें आजकल यूथ ही नहीं, अब तो हर एज ग्रुप जो है कमेंट देखता है, लाइक्स देखता है, व्यू देखता है, मेरे पास इसका कमेंट आया है, ये करना है, बस जस्ट स्टेटस के तौर पर दिखाना होता है। कितना प्रेशर होता है, क्योंकि आप तो खुद ही 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लाखों लोग आपके वीडियोस देखते हैं, तो कुछ आप इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, या आपको भी ऐसा प्रेशर होता है? और जिनको ये प्रेशर हो रहा है कि हमें व्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए होता है, ऑनेस्ट आंसर तो है कि मुझे भी बुरा लगता है अगर रीच कम होती है, या बुरा तो लगता है उसमें। मतलब फिर वही नारा लगाने वाली बात हो जाएगी। मतलब मैंने ये इसके लिए कर रखा है कि मेरे बहुत सारे पेजेस हैं और यूट्यूब पे भी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एक चीज पे भी चर्चा नहीं हो रही है तो अपन किसी दूसरी पे बात कर लें। और जो एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया है या कोई भी विषय है, राइटिंग मान लीजिए, इस प्रकार का आयोजन मान लीजिए, वो है वैल्यू। अगर हम अपने व्यूअर को वैल्यू दे रहे हैं तो भले ही स्लोली जुड़ेगा लेकिन वो आपसे जुड़ता जाएगा। तो हो सकता है स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाए, लेकिन जैसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, एक एक करके जब आदमी जुड़ेगा, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको बस कंसंट्रेशन वैल्यू पे करना है। अगर चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे सामने 2 केस हुए हैं जहाँ डिप्रेशन में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, दे एंडेड देयर लाइफ। हाँ, तो मतलब भाई जीवन बड़ा है इससे, मतलब और भी बहुत सी चीजें की जा सकती हैं, और इसमें भी आप लगातार करते जाइए, कंटिन्यू करते रहिए, हो जाएगा ठीक, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल। और अब क्योंकि हम वीर भारत पॉडकास्ट के बिल्कुल एंड पर हैं, लेकिन मैं चाहूंगी आपकी स्टाइल में, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों को प्रेरित करते हैं, आपकी स्टाइल में कैमरे में देखकर कोई ऐसी स्टोरी बताते हुए इसको एंड करें जो कि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड हो, या पानी से और जंगल जीवन इनको बचाने की बात हो। तो अमेरिका का एक केस है, एक छोटा बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा था और उसको रैंडमली उससे उसके टीचर ने कुछ कहा कि तुम शायद ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे वाटर कंजर्वेशन में, पता नहीं एक रैंडम बात निकली थी। तो उसने चैरिटी शुरू की कि आप हमको $1 दीजिए तो हम अफ्रीका में कुआं खुदवाने की कोशिश करेंगे जहाँ पानी की बड़ी कमी है। और स्थिति ये बनी कि इतने ज़्यादा डोनेशंस आए कि उस व्यक्ति ने 300 कुएं उस बच्चे ने वहाँ खुदवा दिए। मतलब वो ऐसा कह सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन का वो वैभव रघुवंशी है। तो उसने इतना ज़्यादा हुआ कि जब वो अफ्रीका बुलाया गया, पीपल वर ओवरवेल्म्ड, क्योंकि करीबन 2 से 3 लाख लोग थे जिनकी लाइफ पे असर हुआ था उसके इस प्रयास के कारण। तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हमें पढ़ना पड़ेगा कि दुनिया भर में अलग अलग क्या टेक्निक्स आ रही हैं, क्या कंजर्वेशन मेथड्स आ रहे हैं, क्या कुछ क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं पानी को कम करने के, कंजर्व करने के, सोर्सेस को बेटर इम्प्रूव करने के, कचरा कम करने के। और अगर हम ज़रा सा प्रयास हर व्यक्ति ने किया तो मुझे लगता है चीज़ें बेहतर ही हो जाएंगी। ओके, क्या बात है। और इसी के साथ साथ मुझे बहुत मजा आया बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि ऐसे और भी प्रोग्राम कंटिन्यू होते रहे। वीर भारत पॉडकास्ट में बात करने के लिए आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।